हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो आज के लेक्चर में हम जो बेसिक डिस्कशन करेंगे वो है ली चैटलियर प्रिंसिपल। इससे पहले का सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं और ये केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना। तो इसको आप कर लीजिए अच्छे से और इसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का टॉपिक लिखिए ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल की बात अगर हम करें तो ये डिफाइन क्यों होना है और इसका रोल क्या है, इंपॉर्टेंट रोल, ये सारी चीजें आज हमें समझनी पड़ेंगी क्योंकि यहीं से आपको ये पता चलेगा शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है और ये भी पता चलेगा कि Q और K के रिलेशन से क्या अफेक्ट पड़ता है ना। तो पहले इसमें लिख लीजिए कुछ डेटा, कुछ इंफॉर्मेशन इसकी, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम state of any reversible reaction is the most stable state and if any change बेटा मेरी आवाज आ रही है ना सबको? Am I audible to everyone? Good evening. Yes, sir. ठीक, तो वो ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो तो कोई भी अगर आपका चेंज होगा, इफ एनी चेंज is made by changing, क्या क्या चेंज कर सकते हैं बेटा? प्रेशर, प्रेशर के साथ साथ क्या चेंज कर देंगे? वॉल्यूम, या फिर आपका टेम्परेचर, या फिर आप क्या चेंज कर सकते हैं? मोल्स, कंसंट्रेशन, या एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल, देन equilibrium of the reaction will be disturbed and reaction will move in the direction such that equilibrium again stabilized and effect of applied change is nullified। ठीक है, ये जो है ये आपका बेसिक प्रिंसिपल है। किसका बेटा? ये है आपका बेसिक प्रिंसिपल ली चैटलियर का।
सिंपल सी बात ध्यान रखें कि जब भी किसी रिएक्शन में कोई भी रिएक्शन हो आपकी और जो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ चुकी हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपने कुछ भी चेंज किया, चाहे आपने प्रेशर चेंज किया, मोल चेंज किया, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। और रिएक्शन शिफ्ट होने के साथ साथ वो उस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी जिस डायरेक्शन में आपका इक्विलिब्रियम वापस से अटेन हो जाए। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। ठीक। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि इसके कौन कौन से इफेक्ट, क्योंकि आज ये हमें लेक्चर ये कंप्लीट करना है, उसके बाद कल हमारा आयनिक का पार्ट स्टार्ट हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ मोल्स और कंसंट्रेशन की। तो लिख लेते हैं इफेक्ट ऑफ मोल्स, या जिसकी बात कर ले कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन। और यहाँ पे हम एक कंडीशन ले रहे हैं, वो क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर आपके मोल्स इंक्रीज होंगे तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर आपने दोनों वेरिएबल एक साथ ले लिए तो आपको दिक्कत होगी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या करा है कि वॉल्यूम आपका कांस्टेंट ले लिया है लेकिन मोल्स मैंने वेरिएबल ले लिया है। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं ऑन इंक्रीजिंग concentration of reactant, reaction will move in forward direction and on increasing concentration of product, reaction will move in backward direction, backward direction। ठीक है, यहां पे आप देख लीजिए, अगर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करी तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यहां पे एक चीज और देखें, जैसे मैं यहीं पे लिखवा देता हूं, एक साइड में आपके लिखें इफेक्ट और यहां पे आपका क्या है, चेंज। जैसे अगर आपसे ये कह रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपकी इंक्रीज हो रही है तो चेंज क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। और हम हमेशा ये चाहते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव हो ताकि हमें प्रोडक्ट क्या मिले, सबसे ज्यादा मिले। तो हम इसके आगे लिख सकते हैं मोस्ट सुटेबल कंडीशन, मोस्ट सुटेबल कंडीशन। सेम एज अगर आपसे कहा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो यहां पे कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और अगर आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर आपकी डिक्रीज हो जाए तब क्या होगा, देख लो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये भी कौन सी कंडीशन है, मोस्ट सुटेबल कंडीशन। तो ये एक बात आपको समझ में आ गई कि हम हमेशा रिएक्शन को किस डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं, रिएक्शन को हमेशा हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती रहेगी तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट कंडीशन रहेगी। अदरवाइज हमारे लिए जो और कंडीशन है वो हमारी बेस्ट कंडीशन नहीं है, वो केवल हमारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हैं कि हाँ भाई अगर ऐसा कुछ है तो क्या चेंज आएंगे। ठीक है, अगला जो हमारे पास चेंज है कंडीशन का वो भी आप देख लीजिए। सेकंड कंडीशन का चेंज है इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है,
हम देख लेते हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है चेंज करने पे। तो इसको करने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि रिएक्शन में डेल्टा एन जी की वैल्यू कैसी है। ठीक है, देखो, टू नो द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, we should know type of reaction, that is delta Ng is equal to 0, delta Ng greater than 0, delta Ng less than 0। तीन ही कंडीशन पॉसिबल हैं किसके लिए बेटा? डेल्टा Ng के लिए, इक्वल टू 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। इन तीन ही कंडीशन में आपकी रिएक्शन की शिफ्टिंग या आपकी रिएक्शन में वॉल्यूम और प्रेशर चेंज की कंडीशन को डिफाइन किया जा सकता है। जैसे पहली कंडीशन हमारे पास है जहां पे डेल्टा एन जी हम क्या ले रहे हैं? 0 ले रहे हैं। जब हमारे पास डेल्टा एन जी 0 है तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर दिया, अगर हमारे पास डेल्टा एन जी 0 है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? देखो ध्यान से, H2 गैस है, I2 गैस है, और इन दोनों की रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है HI के साथ गैसियस स्टेट में। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप Q का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या आएगा? मोल्स ऑफ HI डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ H2 इंटू मोल्स ऑफ I2 और HI का स्क्वायर, यही होगा। और हमें यह भी पता है कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर अपॉन वॉल्यूम, इसकी पावर डेल्टा एन जी। अगर डेल्टा एन जी 0 है तो Q क्या हो जाएगा? Q इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर Q इंडिपेंडेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करने से कोई इफेक्ट होगा नहीं, तो नो अफेक्शन, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम बाय चेंजिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर डेल्टा एन जी आपका 0 है तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक चीज पता है कि डेल्टा एन जी के साथ साथ, अगर 0 होने के साथ साथ जो वैल्यू आएगी वो क्यू क्या आ जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P अपॉन V के, यानी प्रेशर और वॉल्यूम के, और उसकी पावर डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन जी 0 है तो इसका मतलब पावर 0, और किसी की भी पावर आप 0 कर दो तो आपके पास नेट वैल्यू कितनी आती है? 1। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा होगा। सेकंड, आप देखिए, अगर हमारे पास डेल्टा एन जी लेस देन 0 है, ठीक है, इसके लिए भी एक इक्वेशन लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये जो इक्वेशन है इसमें डेल्टा एन जी कितना आ रहा है? डेल्टा एन जी आ रहा है -2, यानी नेगेटिव है। तो यहां से हमें पता चलता है, अगर मैं Q का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो आ जाएगा मोल्स ऑफ अमोनिया टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ H2 द पावर 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन टू द पावर 1 इनटू N टोटल, एक मिनट, हाँ, इसको रिवर्स करो, क्या बनेगा? ये बनेगा P अपॉन एन टोटल टू दी पावर डेल्टा एन जी, यानी -2। तो यहां से एक चीज हमें समझ में आ गई कि प्रेशर की पावर -2 के प्रोपोर्शनल है। और एक हम जानते हैं जनरलाइज इक्वेशन कि P प्रोपोर्शनल होता है, Q प्रोपोर्शनल होता है P अपॉन V टू दी पावर डेल्टा एन जी के। अगर हमारे पास पावर -2 है, डेल्टा एन जी की वैल्यू -2 है, तो यहां से हमें पता चलेगा कि Q क्या हो जाएगा? P अपॉन V की पावर -2 हो जाएगा।
ऐसी सिचुएशन में P और B के अलग अलग रिलेशन आपको समझ में आएंगे। कैसे? देखो, हमारे पास, ध्यान से देखना बेटा इस बात को, कि P की वैल्यू अगर आप बढ़ाओगे, ठीक है, क्योंकि यहां पे पावर क्या, -2, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Q प्रोपोर्शनल टू V अपॉन P टू दी पावर 2। तो P के साथ इनवर्स रिलेशन आ रहा है, इसका मतलब P की वैल्यू जब बढ़ेगी तो Q की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, और P जब बढ़ता है तो V आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है, ये भी आपको पता है। और ऐसी सिचुएशन में Q लेस देन हो जाएगा किससे बेटा, K से, क्योंकि Q क्या हो रहा है, डिक्रीज, और Q अगर लेस देन K है तो इसका मतलब सिचुएशन कहां पे, रिएक्शन कहां पे शिफ्ट हो रही है, रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, इसका रिवर्स केस ले लेते हैं। अगर हमारे पास P डिक्रीज हो रहा है और V इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में Q क्या होगा, इंक्रीज, और Q अगर इंक्रीज होगा तो Q की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन K, यानी रिएक्शन कहां पे शिफ्ट होगी, रिवर्स डायरेक्शन में, यानी बैकवर्ड शिफ्टिंग। आ गया समझ में? तो इसमें अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सुइटेबल कंडीशन क्या होगी, तो सुइटेबल कंडीशन का मतलब है हमेशा मूवमेंट कैसा हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन का। तो सुइटेबल कंडीशन कौन सी है, ये है, तो ये हमारी कौन सी है, सुइटेबल कंडीशन। सुइटेबल कंडीशन यानी ऐसी रिएक्शंस में हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं और लो वॉल्यूम रखते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में रिएक्शन आसानी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाती है। थर्ड केस इसका जो है वो ये है, डेल्टा एन जी आपका क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0। इसके लिए भी आप एक रिएक्शन देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। N2O4 गैस कन्वर्ट इनटू 2NO2 गैस। तो यहां पे आपका क्या हो रहा है, N2O4 NO2 में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए QP का एक्सप्रेशन लिखोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ NO2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ N2O4, और यहां पे क्या आ जाएगा, इसका डेल्टा एनजी कितना है, डेल्टा एनजी 1 है, तो ये हो गया P अपॉन एन टोटल टू दी पावर 1। और हमें एक रिलेशन डायरेक्टली याद है, P अपॉन V टू दी पावर डेल्टा एनजी, और डेल्टा एनजी कितना है, 1, सो वी कैन से Q प्रोपोर्शनल टू P अपॉन V। अब इसमें अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इफ P इंक्रीजेस और V डिक्रीजेस तो Q की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, और Q इंक्रीज होगा तो Q ग्रेटर देन K आ जाएगा, रिएक्शन कहां चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। सेम एज अगर हम इसकी बात करें, P डिक्रीज हो और वॉल्यूम इंक्रीज हो, तो ऐसी सिचुएशन में Q डिक्रीज होगा और Q की वैल्यू लेस देन होगी K के, और यहां पे रिएक्शन कहां आ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई किसकी बेटा, प्रेशर और वॉल्यूम के चेंज की। कोई दिक्कत? इसके बाद अगला चेंज है वो देख लीजिए। अगला चेंज है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी थर्ड कंडीशन जो हमारे पास है वो ये है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर इफेक्ट में इतना ध्यान रखना कि इसका Q का कोई रिलेशन नहीं है, इसका रिलेशन है थर्मोडायनेमिक नेचर से। ठीक है, तो लिखो, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर reaction is always moving towards endothermic direction, endothermic डायरेक्शन। मतलब क्या है, एक रिएक्शन है, मैं मान लेता हूं कि A टू B है, ये रिएक्शन जब A टू B जाती है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है एक्सोथर्मिक, तो बैकवर्ड डायरेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? और एक और रिएक्शन हम ले लेते हैं यहां पे C टू D,
ये फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो मैं मान लेता हूं एंडोथर्मिक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक हो जाएगी। तो जब आप टी इंक्रीज करोगे तो टी इंक्रीज करने से रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, जो एंडोथर्मिक डायरेक्शन है, तो इसमें क्या हो जाएगी, बैकवर्ड। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जब भी एंडोथर्मिक की बात करेंगे, मतलब आप किसी टेम्परेचर की बात करेंगे किसी रिएक्शन के लिए, तो वो रिएक्शन उसी डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पे वो एंडोथर्मिक होगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से। बाकी इसका क्यू से कोई रिलेशन नहीं है, सिंपली इतना ध्यान रखना है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमेशा फेवर करता है, यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर हमेशा फेवर करता है किसका, जब रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक डायरेक्शन में मूव करेगी। टेम्परेचर इंक्रीजेस जो है वो हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन का फेवर करता है। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। अब हम इसके लास्ट इफेक्ट की बात करते हैं, फिर ली चैटलियर हमारा क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये फोर्थ पॉइंट देख लीजिए, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है देख लो, ये भी समझ लो, इंपॉर्टेंट तो है ही। इनर्ट मटेरियल आ गया यहाँ पे, तो ये भी तो समझना है इनर्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो देखो आप, एनी मटेरियल which does not react with any of the reactant or product present in the reaction is known as inert material। एक और देखो, on addition of inert material, on addition of inert material, total number of moles increases। एक और देखो, पहली बात तो तुम्हें ये समझ में आ गई होगी कि इनर्ट मटेरियल का मतलब क्या है। ऐसा मटेरियल जो कंटेनर में मौजूद, कंटेनर में प्रेजेंट जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं, ये मटेरियल है, उससे रिएक्ट ना करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनर्ट मटेरियल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें इनर्ट मटेरियल की, तो इनर्ट मटेरियल क्या करते हैं कि हमेशा नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करते हैं, यानी रिएक्शन में जो भी मोल होंगे उसको इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो आगे देखो अगला क्या है, टू नो द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ inert material, inert material, type of reaction, reaction मतलब डेल्टा एन जी, as well as condition should be checked।
मतलब ऐसे ही नहीं कुछ भी ऐड किया और तुरंत कह दिया कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। तो सबसे पहले इसमें कंडीशन देख लीजिए कौन कौन सी कंडीशन होगी। पहली कंडीशन अगर हम बात करें तो वो हो गई कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसमें आप लिख लीजिए नो इफेक्ट ऑफ एडिशन of inert material inert material। ठीक है, कोई भी टाइप की रिएक्शन हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर में क्या है देखो, हमें पता है तीन कंडीशन, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर में गैसियस कंपोनेंट आएगा, डेल्टा एन जी जीरो। तो डेल्टा एन जी जीरो होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। दूसरा आप देखें डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो, कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और तीसरा हमारे पास हो जाएगा डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है जो डिफाइन करती हैं किसको बेटा, इक्विलिब्रियम को, शिफ्टिंग को। ठीक है, और इन्हीं के बेसिस पे हमें ली चैटलियर प्रिंसिपल को पढ़ना है। और ली चैटलियर प्रिंसिपल का कुछ और मतलब नहीं, सिंपल सा मीनिंग ये है शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी ये सीधे सीधे ये बात करेगा कि इक्विलिब्रियम किस तरीके से कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ये बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो एक बार इसको क्विक रिवाइज कर लीजिएगा। इक्विलिब्रियम वाला जो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है वो खत्म हो गया है। कल हम स्टार्ट करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, जहां पे हम पहले बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की, फिर बात करेंगे पीएच की, फिर करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट, फिर करेंगे हम अपना बफर सोल्यूशन, बफर के बाद करेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और ये टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो कुल मिला के 3 या 4 लेक्चर और जिसमें ये चैप्टर फिनिश होगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।